A very good morning, students. Today we will discuss about next important topic, that is the center of mass of semicircular ring. Last time we have discussed about the center of mass. ठीक है, center of mass क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से हम center of mass के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करते हैं, center of mass और रिजिड बॉडी को कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, अब हम आ जाते हैं सबसे मेन आर्टिकल्स में, मेन टॉपिक में क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग. आज हम क्या करेंगे, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करता हूँ, देखो यहाँ पे एक रिंग जो होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है. ये होता है रिंग, बैंगल्स वगैरह जो होती है, ठीक है, वो किस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में होती है, जिसका एक पर्टिकुलर रेडियस होगा. क्लियर है. अब इस कंप्लीट रिंग को मैं सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी कि इसको बेंच से बेंच कर देता हूँ इस तरीके से. तो ये जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो किसकी बनेगी, सेमी सर्कुलर रिंग. तो ये थिक लाइन जो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सेमी सर्कुलर रिंग. और डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पूरे कंप्लीट रिंग के लिए रिप्रेजेंट करता हूँ. ठीक है, लेकिन मेरे को बोला गया है कि ये सेंटर ऑफ मास निकालो सेमी सर्कुलर रिंग का. ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास कंप्लीट सर्कुलर रिंग है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाइज करेगा. ऑब्वियस सी बात है, सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर में यहाँ पे लाइज करेगा, जहाँ पे मैं इसको बैलेंस कर सकता हूँ. ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो आपका सेंटर ऑफ मास हो वो सिर्फ विद इन द बॉडी हो. ठीक है, दैट कैन आल्सो बी लाइज आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड में भी हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल बैंगल, बैंगल में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे लाइज करेगा, एग्जैक्ट इसके सेंटर में, यहाँ पे लाइज करेगा. ठीक है, तो हमें किसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेमी सर्कुलर रिंग का. अब देखो, अगर मैं इसको बी से काट देता हूँ, रिंग को मैंने यहाँ बी से काट दिया, तो यानी कि अब इसका सेंटर ऑफ मास जो वो शिफ्ट हो गया कहां पे, अब एग्जैक्ट यहाँ पे सेंटर में थोड़ा रहेगा, नहीं ना रहेगा. अगर मैं पूरे रिंग को लेता हूं तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाइज करना था. ठीक है, जहां पे मैं मतलब पूरी सिमेट्री और बॉडी को क्या कर सकूं, कंसंट्रेट कर सकूं एक पॉइंट के ऊपर. लेकिन जब मैंने इसको हाफ में काट दिया, ठीक है, बचा क्या मेरे पास, ये हाफ रिंग बचा, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे लाइज करेगा. ठीक है, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. ठीक है, कौन से कोऑर्डिनेट्स पर जाकर के ये सेंटर ऑफ मास जो है उसको लाइज करेगा. ठीक है, तो उसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है. सो टुडेस टॉपिक इज रिलेटेड टू दिस वन. ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा इसी से ही रिलेटेड है कि हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. ठीक है, तो देखो, वी आर कंसीडरिंग द सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल एम. मास कितना माना हम लोगों ने सेमी सर्कुलर रिंग का, कैपिटल एम मान लेते हैं. दैट इज मास इज इक्वल टू कैपिटल एम एंड रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल आर. ठीक है, मान लो मेरे पास इसका रेडियस जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, कैपिटल आर के इक्विवेलेंट रेडियस है इसका. ठीक है, दैट इज द पॉइंट ऑफ मेरा बात है. अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं. तो हम लोगों को पता है कि सेंटर ऑफ मास क्या किसका निकाल रहे हैं, वो रिजिड बॉडी का निकाल रहे हैं. रिजिड बॉडी के लिए अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियोस में डिस्कस किया था कि रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास किस तरीके से निकाला जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास अलग-अलग फॉर्मूले थे. दैट इज आरसीएम, ये था सेंटर ऑफ मास ऑफ पोजीशन वेक्टर. ठीक है, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ dm r. ठीक है, एक और निकाला था एक्स एक्सिस के अबाउट, xcm इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ dm x. ycm that is 1/m integration of dm y. zcm center of mass of galaxy 1/m integration of dm z. इस तरह से अलग अलग फॉर्मूले निकाल के अब हमको यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा फॉर्मूला इसके लिए एप्रोप्रिएटली फिट बैठता है. क्या हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, नहीं. क्यों, क्योंकि ये तो हमारे पास एक पर्टिकुलर पोजीशन को बता रहा है. ठीक है, जिसमें एक्स वाई प्लेन में एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन को बता रहा है. अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ y एक्सिस है या x एक्सिस है, तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, उसके लिए थोड़ा कैलकुलेट करना है. हमें तो इस पूरे के पूरे हाफ सेमी सर्कुलर रिंग के लिए कैलकुलेट करना है, जो उसकी सॉलिड बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है. ठीक है, तो देखो ये जो हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग है वो कौन सी एक्सिस के अबाउट ये मूव कर रहा है. ठीक है, या फिर कौन सी एक्सिस के अबाउट इसकी कॉन्फ़िगरेशन है. देखो, दिस सेमी सर्कुलर रिंग इज टू डायमेंशनल मोशन. क्या होता है, टू डायमेंशनल को कौन फॉलो करता है. तो देखो, एक्स एक्सिस के अलावा इसकी डिस्टेंस इस तरफ आ रही है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. वाई एक्सिस के अलावा इसके हम हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस वन इज कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ टू डायमेंशन. जो सेमी सर्कुलर रिंग होगा वो कैसा होगा, टू डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन का होगा. तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सिस हमने चूज की, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस. तो रिजिड बॉडी का इस पूरी सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी. कौन कौन सी, एक तो y एक्सिस के अलावा इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा,
हमने, एम रेडियस कितना माना हमने, आर। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, फार्मूले में हमारे पास क्या है, डीएम। डीएम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डीएम रिप्रेजेंट करता है कि एलिमेंट के मास को, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक सर्टेन एंगल पर जाकर के, मैंने क्या किया, एक सर्टेन एंगल पर जाकर के, ठीक है, कहां पे, थीटा एंगल पर जाकर के मैंने एक पॉइंट का एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब एलिमेंट को एक लाइन थोड़ी ना होगी, एक छोटी सी पर्टिकुलर थिकनेस होगी उसकी, ठीक है। तो मान लो यहां तक मैंने उसका एलिमेंट को कंसीडर कर लिया, यहां तक, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक इसकी विड्थ जो आ जाएगी, मान लो इसकी विड्थ जो है वो कितनी है, डी थीटा है, कितनी है, डी थीटा। एक्स एक्सिस से मैंने थीटा एंगल पर जाकर के पॉइंट कंसीडर किया या एलिमेंट कंसीडर किया, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। ये एक एलिमेंट बना रहा है, तो इस एलिमेंट का मास कितना है, डीएम। डीएम से रिप्रेजेंट करते हैं हम एलिमेंट के मास को, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस एलिमेंट की विड्थ कितनी है, डी थीटा है, ठीक है। तो यहां पे हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी लेंथ कितनी है, अरे लेंथ भी तो चाहिए। तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा हुआ हम लोगों ने। तो एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा, डी थीटा एंगल, और आर्क हम यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं, आर्क की तो वैल्यू निकालनी है। आर्क का मतलब क्या होता है, लेंथ, ठीक है। तो उसकी लेंथ कितनी है वो निकालनी है, रेडियस कितना है इसका, आर। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर इज इक्वल टू आर इनटू डी थीटा, दैट मींस द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। हम लोगों को एलिमेंट कंसीडर किया, उस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, ठीक है। लेंथ ऑफ द एलिमेंट कम्स आउट टू बी आर डी थीटा, समझेगा, ठीक है। तो हमारे पास तो फॉर्मूला था डीएम। डीएम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का मास कितना होगा भाई ये बताओ, क्योंकि पूरे के पूरे सेमी सर्कल रिंग का मास तो हमारे पास कैपिटल एम है, ठीक है। तो इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना आएगा फिर, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, देखो, मास पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर लेते आएगा। मास पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब एक यूनिट लेंथ के अंदर कितना मास आ रहा है, तो हम इस डीएम एलिमेंट का मास निकाल सकते हैं। कैसे, मास पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, एक यूनिट लेंथ के अंदर मास कितना है इसका, कैपिटल एम है, और लेंथ कितनी इस पूरे एलिमेंट की, सेमी सर्कल है ना, तो सेमी सर्कल का लेंथ कितनी होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। तो हाफ कितना हो गया, पाई आर आ जाएगा यहाँ पे। तो दैट इज कॉल्ड एज द मास पर यूनिट लेंथ। तो m अपॉन पाई आर कितना आ गया इसका, m अपॉन पाई आर बन गया यहाँ पे, समझाई बात है। अब इस एलिमेंट की लेंथ मास निकालना है, ये एलिमेंट की लेंथ मैंने निकालनी है, इसका मास होगा हमारे पास कितना है, क्योंकि एक यूनिट लेंथ के अंदर मान लो ये छोटी सी एक यूनिट है, इस यूनिट का मास होता है m अपॉन पाई आर के बराबर आ रहा है। तो इतने थिकनेस वाला जो एलिमेंट है मेरे पास, उसका मास कितना आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकालूंगा, मास ऑफ एलिमेंट, अरे मास पर यूनिट लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो किससे, एलिमेंट से। ये एलिमेंट की लेंथ कितनी है, एलिमेंट की लेंथ हमने यहां पे निकाली है, यहां पे लिख देते हैं r into d थीटा मल्टीप्लाई बाय m अपॉन पाई r, समझे बात ये, r के साथ r कट जाएगा, तो यहां पे मेरे पास बचेगा m अपॉन पाई into d थीटा। ये बात समझ आई। देखो यहां पे क्या हुआ, मेरे पास एक लेंथ है, रोड है, ठीक है। इस रोड का पूरा मास है 100 ग्राम, कितना है, 100 ग्राम। और मेरे को बोला गया कि पूरी लेंथ, रोड की लेंथ मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर लेंथ है। और मेरे पास एक क्वांटिटी दी हुई है, क्या क्वांटिटी दी है कि इसकी एक यूनिट लेंथ के ऊपर इसका मास जो बन रहा है वो 10 ग्राम का बन रहा है, ठीक है। 1 यूनिट लेंथ यानी कि 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर जो मास बनेगा वो कितना बनेगा, 100 ग्राम। और मेरे को बोला गया है कि आप इसकी मास निकालो, कहां पे, जब इसकी लेंथ होगी 7.5 सेंटीमीटर होगी, समझे बात। मुझे बोला गया है कि इसकी लेंथ निकालो, सॉरी मास निकालो, जब इसकी लेंथ मैं कंसीडर कर रहा हूं 7.5 सेंटीमीटर, तो मुझे कुछ नहीं करना है, जितनी लेंथ का मुझे मास निकालना है, कितनी लेंथ का मुझे मास निकालना है, 7.5 सेंटीमीटर लेंथ का मुझे मास निकालना है। कितनी रोड का लेंथ का मास निकालना है, 7.5 का। तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपली मैं मल्टीप्लाई करूंगा कि एक यूनिट लेंथ के अंदर 10 सेंटीमीटर है, तो पर यूनिट लेंथ के अंदर कितना मास आ रहा है, 10 ग्राम आ रहा है। तो यहां पे 10 मल्टीप्लाई कर देता हूं,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बन जाएगी फिर 75 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 10 कितना आएगा 75 ग्राम आ जाएगा। तो सेम फंडामेंटल यहाँ पे हमने यूज किए हैं। उस एलिमेंट की लेंथ कितनी थी जिसका हमने मास निकालना था, तो उस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, दैट इज r d थीटा। कितनी है, r d थीटा इसकी एलिमेंट की लेंथ है। और 1 यूनिट लेंथ के अंदर कितना मास आ रहा था, m अपॉन पाई r। तो ये कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में है, सिंपल आपके वेरिएबल्स की फॉर्म में ले रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है। सेम ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, उनको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ द वेरिएबल्स की फॉर्म में। यहाँ पे हमारे पास 1 यूनिट लेंथ के अंदर मास था 10 ग्राम। जितनी लेंथ के बारे में हमारे पूछा गया तो उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1 यूनिट लेंथ के अंदर जितना मास आता है मल्टीप्लाई करके यहाँ से निकाल दिया। सेम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये है मास पर यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ के अंदर कितना मास आ रहा है और जिस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, ये r d थीटा के ग्राम पर इसकी लेंथ है, तो उससे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया मेरे पास मास ऑफ द एलिमेंट। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लिए यहाँ पे। समझाई बात ये, आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। हमें और क्वांटिटी क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। अब हम सोल्व करेंगे कोऑर्डिनेट्स अलोंग x एक्सिस बाय x। अच्छा एक और बात, हमें एक और चीज चाहिए, क्या क्या हमारे पास एक्सियम निकालने के लिए हमारे पास दो क्वांटिटी होनी जरूरी है, क्या क्या, dm into x, ये कैपिटल है। अब x कहां से गया, x कहां निकालेंगे हम लोग, हम तो r रेडियस एलिमेंट जो यहां पे मान रहे हैं, इस बात को ध्यान से देखना, r रेडियस हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। x एक्सिस के लोग थोड़ा कंसीडर कर रहे हैं, तो मुझे तो x एक्सिस के लोग इसकी वैल्यू चाहिए कितनी आ रही है। समझाई बात, यहां पे हमारा काम आता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर काम आएगा। क्या काम आता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर कोई वेक्टर नाइदर अलोंग द x एक्सिस नाइदर अलोंग y एक्सिस, तो ये कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट बना हुआ है, तो ये कंपोनेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, cos थीटा से। ये कंपोनेंट वर्टिकल, वर्टिकल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, sin थीटा से। तो देखो मैंने एलिमेंट यहां पे माना हुआ है, ये एलिमेंट कहां पे कंसीडर किया है, यहां पे कंसीडर किया है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये कंपोनेंट इस तरफ x एक्सिस के लोग इसकी वैल्यू कितनी बनेगी फिर, दैट इज r cos थीटा। क्यों, क्योंकि इसका यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी है, r है। अरे इसी वेक्टर को तो रेजोल्यूट करते थे हम लोग, ठीक है। तो r को हमने रेजोल्यूशन कर दी, तो ये बन गया r cos थीटा। y एक्सिस के लोग इसकी वैल्यू बन जाएगी r sin of थीटा। समझे बात, ये r को मैंने ब्रेक कर दिया क्योंकि मैंने फार्मूले के अकॉर्डिंग सारे आर्टिकल को डाला। कैसे, मैंने फार्मूला देखा पहले कौन सा लगेगा, अरे फार्मूला ये वाला लग रहा है, तो फार्मूले तो टोटल मास तो है गिवन, नो मैटर, लेकिन dm तो था नहीं, तो मैंने इसकी कैलकुलेशन करके dm की वैल्यू निकाली। ये जो वैल्यू आपने निकाली किसकी वैल्यू निकाली है, dm की वैल्यू, ठीक है। दूसरा वेरिएबल था हमारे पास x कितना आएगा, अरे इस r जो एलिमेंट मान रहे हैं इस थीटा एंगल के ऊपर, तो इसका r एक्सिस के अलोंग इसका कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगा, ठीक है। तो r एक्सिस के अलोंग इसका कोऑर्डिनेट बन रहा था r cos थीटा। तो मैंने यहाँ पे r की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, x की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, r cos थीटा। अब कुछ नहीं करना है मुझे, x एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास निकालना है, मुझे सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। तो देखो xm will comes out to be 1 upon m इंटीग्रेशन किसकी, dm। देखो dm कितना निकाला मैंने, m upon pi into d थीटा, कितना है d थीटा, x की वैल्यू कितनी है, r cos of थीटा। समझे बात ये। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अरे लिमिट भी तो डालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। किसकी लिमिट डलेगी, r की लिमिट डलेगी, मास की लिमिट डलेगी, किसी और की लिमिट डलती है। देखो यहाँ पे लिमिट किसकी डलती है, लिमिट को कौन डिसाइड करता है, अरे ये क्वांटिटी डिसाइड करती है, द स्मॉलर अमाउंट डिसाइड करता है। तो स्मॉलर अमाउंट किसका है, यहाँ पे d थीटा का है, किसका है, d थीटा का स्मॉलर अमाउंट है। तो थीटा क्या है, एंगल है, एंगल कहां से स्टार्ट हुआ, x एक्सिस पर जब मैं खड़ा था तो एंगल कितना था, 0 डिग्री। यहां y एक्सिस पर पहुंचे एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। यहां पे पहुंचे कितना हो गया, 180 डिग्री। अरे मैं कहां से चलना स्टार्ट किया, अरे सेम सर्कल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सेम सर्कल यहां से शुरू हुआ 0 डिग्री से, यहां पे गया, तो यहां तक आकर इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो एंगल कितना बना मेरा लास्ट, 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, दैट इज 0 to पाई,
कितना बन गया एंगल, कहां से कहां की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 0 to पाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। करो इसमें कैलकुलेशन करो, ठीक है। तो कैसे करेंगे अब हम इसको आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं। दैट इज HCM will comes out to be 1/m, कितना बन जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालो, m भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, बाहर निकालिए इंटीग्रेशन से 0 to पाई, ठीक है। cos ऑफ थीटा, समझाइए बात ये, इनटू d थीटा, m के साथ m कट गया, HCM will comes out to be, कितना बन जाएगा HCM की वैल्यू, r/पाई इंटीग्रेशन ऑफ sin cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ थीटा sin ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा 0 to पाई, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा sin थीटा के बराबर, तो कहां से कहां तक गई इसकी वैल्यू, 0 to पाई गई, तो ये सब्स्टिट्यूट करो, r/पाई अपर लिमिट sin ऑफ पाई लोअर लिमिट sin ऑफ 0, सब्स्टिट्यूट कर दी, sin पाई sin 180 डिग्री 0 के बराबर, sin 0 0 के बराबर, तो सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी कि x एक्सिस के अलोंग इसका जो सेंटर ऑफ मास लाइज कर रहा है, यानी कि जब हमने x एक्सिस पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0, यानी कि 0 कहां पर आ रहा है, यहां पर x एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास यहां पे लाइज करेगा। उसी तरह से एक मिनट जरा कैमरा देख लेते हैं, ठीक है, कैमरा चल रहा है। अब देखो उसी तरह से अब हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, YCM, गुड डायरेक्शन प्लेन है ना ये, तो हमने x एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर ली, सिमिलरली y एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। तो y एक्सिस के अबाउट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो क्या आ जाएगी वैल्यू, YCM 1/m इंटीग्रेशन ऑफ dm y, समझाइए, ये मेरे पास x की वैल्यू थी और ये मेरे पास इसकी वैल्यू निकाल ली है मेरे y की, तो यहां पे देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो फिर से, YCM = 1/m, एलिमेंट का मास कितना निकाला था हम लोगों ने, दैट इज m/पाई इनटू d थीटा, और y एक्सिस के अलोंग इसका कोऑर्डिनेट देखो कितना है, r sin थीटा, r sin ऑफ थीटा, और लिमिट इसकी सब्स्टिट्यूट करो, लिमिट कहां से कहां, फिर से वही लिमिट, सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो सेमी सर्कल की लिमिट 0 से चल रही है कहां पर, 180 डिग्री, यानी कि 0 to पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, समझाइए बात सभी को। ये बच्चे क्या कर रहे थे, जहां पे हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं थी, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो सारी जैसे हमने यहां पे किया, तो YCM की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/m, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालो, m कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है यहां पे, ठीक है। अंदर इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, 0 to पाई sin ऑफ थीटा इनटू d थीटा, करो इसको कैलकुलेट, m के साथ m कैंसिल हो गया, r/पाई आ गया यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ cos ऑफ थीटा, ठीक है, 0 to पाई, क्लियर हुई बात ये। अब आगे इसको सॉल्व करो, सेम इसी वे में जैसे हमने यहां पे इसको सॉल्व किया था, ठीक है। x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 निकाला हुआ था, तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट देखो क्या कितना आ रहा है, y एक्सिस दैट इज YCM will comes out to be, देखो कितना बनेगा, r को y साइन को बाहर निकाल देते हैं, r/y, ठीक है, अंदर ही आने डजंट मैटर, कितना बन जाएगा, चलो सब बाहर निकाल लेते हैं, फिर कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। cos ऑफ पाई अपर लिमिट कितनी है, पाई है, लोअर लिमिट कितनी है, 0 है, माइनस ऑफ cos ऑफ 0 डिग्री, करो वैल्यू सब्स्टिट्यूट आप कितनी बन जाती है, r/पाई, cos ऑफ पाई की वैल्यू कितनी आती है, माइनस ऑफ 1, क्योंकि 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ऑफ 1 होती है, ठीक है, माइनस ऑफ 1 और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हुई, 1, तो इक्वल यहां पे माइनस आएगा, बाहर कॉमन निकाला था, माइनस ऑफ r/पाई, माइनस ऑफ माइनस प्लस, कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ 2, तो माइनस ऑफ माइनस ये भी क्या हो गए, प्लस हो जाएंगे, तो कितना बन जाएगी इसकी वैल्यू, 2r/पाई, किसके अलोंग, YCM के अलोंग जो कोऑर्डिनेट्स बनेगा, और ये HCM के अलोंग इसका कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक है। यानी कि जब हम सेमी सर्कल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोगों ने यहां पे देखा कि x एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास को कहां पे लाइज कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि सेंटर ऑफ मास जो x एक्सिस पर कहीं पे भी लाइज करेगा, ठीक है, यानी कि x एक्सिस की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 दे रहा है। अब बची y एक्सिस पर इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे जाएगा, सेमी सर्कल का, तो देखो 2r/पाई, अगर रेडियस हमारे पास मान लेते हैं कितना है, 5 सेंटीमीटर है,
ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दो 2 into 5 upon पाई यानी कि 22 upon 7, ठीक है, 11 5 को 35 upon 11, ठीक है, यानी कि 3.3 y एक्सिस पर कितनी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 3.3, यहाँ पर कहीं पर जाकर के इसकी वैल्यू जो है वो लाइज करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा कहीं पे y एक्सिस पर, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस पर इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, जबकि y एक्सिस पर इसकी वैल्यू कहीं पे यहाँ पर मिल रही है हम लोगों को। तो यहाँ पे यानी कि इस पूरे सेमी सर्कल रिंग को अगर बैलेंस करना है हमें, तो इतनी डिस्टेंस के ऊपर हम लोगों को वो सेंटर ऑफ मास मिलेगा, तब हम इस सेमी सर्कल रिंग को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेमी सर्कल रिंग। अब आप लोगों ने एक काम करना है, खुद भी प्रैक्टिस करनी है। कैसे? अब मुझे बताना आप लोगों ने पूरे के पूरे सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाइज करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि पूरे सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाइज करेगा 0 0, यानी कि y एक्सिस की वैल्यू भी 0 आएगी और x एक्सिस की वैल्यू भी 0 आएगी। सेंटर ऑफ मास अलोंग y एक्सिस 0, सेंटर ऑफ मास अलोंग x एक्सिस 0, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 0 के इक्वल ही आएगी, ठीक है। अब आपने देखो चेंजिंग कहां पे करनी है, यहां पे मैंने सेमी सर्कल का मास कितना माना m, जब मैं कंप्लीट सर्कल लूंगा तो मास कितना हो जाएगा 2 टाइम्स m, क्योंकि दो सेमी सर्कल मिल रहे हैं ना, एक का मास m है तो दूसरे का भी m है, तो टोटल मिलके कितना बन जाएगा 2m बन जाएगा। और लिमिट देखो, पहले मैं 0 से लेके यहां तक आ रहा था 180 डिग्री, अब 0 से शुरू होगा कहां पे पहुंचूंगा यहां पे, तो कितना आएगा 2 पाई, तो लिमिट कितनी डालोगे आप 2 पाई। बस छोटी सी दो चेंजिंग करनी है, यू कैन इजीली गेट द आंसर ऑफ द कंप्लीट सर्कुलर रिंग, यानी कि सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट्स भी आप इजीली निकाल सकते हो। समझाई बात ये? इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी।